हेलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रवि अपनी मासिक बचत का 50% सावधि जमा में निवेश करता है और शेष बची जो 30% है उसे शेयर में निवेश कर देता है और उसके बाद जो शेष बचता है उसे वो बचत बैंक में जमा कर देता है। अब पूछा गया है कि यहाँ पर दी गई है वैल्यू 59,500 रुपये, किसकी बचत खाते में जमा और सावधि में जमा की वैल्यू दी गई है। तो कुल मासिक बचत पूछी गई है, यानी हमें बताना है कुल मासिक बचत क्या है थी उसकी, रवि की। तो कोई भी बचत होती है शुरुआत में अपने आप की 100% होती है, ठीक है। तो पहले उसकी बचत कितनी रही होगी शुरुआत में? 100%। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने अपनी बचत का 50% सावधि जमा में जमा कर दिया, ठीक है। सावधि खाते में उसने जमा कर दिया कितना? 50%। तो अब उसके पास कितना बची होगी? 50%। अब आगे कहा गया है कि उस 50% का यानी शेष का 30% उसने शेयर में निवेश कर दिया। तो शेयर में कितना निवेश करा? शेष का 30% यानी 15% शेयर में निवेश कर दिया। अब उसके पास शेष कितनी बची? 35%। और जो शेष बची है उसने उसे किस बचत बैंक में जमा कर दिया, किसमें? बचत बैंक में, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो 59,500 रुपये वैल्यू दी गई है, ये किसकी दी गई है? यानी बचत बैंक में जमा और सावधि जमा खाते में जमा की धनराशि का योग दिया गया है, यानी 50% और 35% का योग दिया गया है। तो कितना होगा? यानी 85% का किसके बराबर है? 59,500 के। तो अगर हम इसे काटेंगे तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, पन्नम 45। अब 17 से काटेंगे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 0 700। 100% कितना हो जाएगा? 70,000। यही अपना आंसर है, यानी जो रवि की शुरुआत में बचत कितनी थी? 70,000 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और एक निश्चित अवधि के दौरान खाद्यान्न प्रति व्यक्ति के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या जिस प्रतिशत में वृद्धि हुई वह सबसे नज़दीक है, यानी गांव की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई उसका प्रतिशत निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन में जो है जनसंख्या बराबर क्या होगा? जनसंख्या बराबर होगा खाद्यान्न बटे प्रति व्यक्ति उत्पादन। तो बस इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले उसका खाद्यान्न कितना था? यानी 40, यानी अगर 100 होगा उसका पहले खाद्यान्न तो 40% की वृद्धि के बाद 140 हो जाएगा। और इसके बटा में जो खाद्यान्न ऊपर है, बटा में प्रति व्यक्ति हम उत्पाद से भाग दे देंगे। तो प्रति व्यक्ति जो है उत्पादन उसका पहले 100 ही होगा, बाद में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? 27 की, तो 127 हो जाएगा। तो जी कट जाएगा। अब ये 127 तरफ पहुँच जाएगा, तो 127 अनुपात 140, यानी ये क्या किसका अनुपात निकल आया? जनसंख्या का अनुपात निकल आया। यानी अगर पहले जनसंख्या 127 थी तो बाद में 140 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ से यहाँ पर 13 की वृद्धि हुई है। 13 की वृद्धि हुई है, इसी वृद्धि का हमें प्रतिशत बताना है। तो 13 की वृद्धि हुई है कितने पर? 127 पर। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों? अगर हम 127 का 10% निकालें तो एक अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, यानी इसका 10% कितने के बराबर होगा? 12.7% के बराबर। 12.7 के बराबर होगा। 12.7 किसके बराबर है? लगभग 13% के बराबर है, मतलब 13 के बराबर है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 10%, ठीक है। पूर्णता नहीं है क्योंकि 0.3 कम है 13 से, 12.7 है जो कि 0.3 कम है, इसलिए लगभग में कितना निकलेगा? 10%। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है और 4500 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि वह कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटाने पर 31,365 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुल बिक्री निकालना है तो कितनी हुई थी, ठीक है। तो इसे समझते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, अगर वो जो विक्रेता है अगर वो 4500 रुपये की बिक्री करता है तो उसे
% का कमीशन मिलता है। और अगर दूसरी कंडीशन में कहा गया है, अगर वह 4500 प्लस की बिक्री करता है, यानी 4500 से अधिक की बिक्री करता है, तो उसे 12% कमीशन तो मिलता ही, साथ में जो है 1% का बोनस मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना कमीशन काट के जो है 31,365 रुपये जमा कर देता है, यानी वो थोक विक्रेता को वापस लौटा देता है कमीशन काटने के बाद। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमें 13% कमीशन मिल रहा है दोनों जगह, यानी ज़्यादा पर भी मिल रहा है और कम पर, यानी हम यहाँ 1% अधिक कमीशन अपने आप से मान लेंगे। अब जब हमें 1% अधिक कमीशन मिलेगा तो कितना रुपये में कितना मिलेगा, 1% 4500 का 45 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, जब हमें 45 रुपये अधिक कमीशन मिलेगा, यानी विक्रेता को 45 रुपये अधिक कमीशन मिलेगा, तो वह 31,365 में से कम करके देगा ना। अब इसे अधिक कमीशन मिलेगा तो जो ज़्यादा रुपये काटेगा तो उसे थोक विक्रेता को कम पैसे दे लौटाएगा बाद में। ठीक है, तो थोक विक्रेता को पहले कितने पैसे लौटा रहा था, 31,365 रुपये। अब जो है अगर हम 13% वैल्यू ही माने, 13% कमीशन को माने, तो 45 रुपये कम लौटाएगा, यानी 45 रुपये हम घटा देंगे। तो कितने लौटाएगा उसको, 31,320 रुपये। ठीक है, अब जो उसने लौटाए हैं कितने, 13% कमीशन काटने के बाद लौटाए हैं 31,320 रुपये, तो यानी ये कितने के बराबर होगी, 100 में से 13 घटा देंगे, यानी 87% के बराबर है ये 31,320 रुपये। ठीक है, तो बस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, यानी 87% किसके बराबर है, 31,320 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 31,320 को 87 से भाग दे देंगे और गुणा से 100 कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका निकल आएगा कितना, 36,000। ये अपनी 100%, यानी क्योंकि कमीशन बिक्री पर दिया जाता है, इसलिए हम अगर 100% निकालेंगे तो ये बिक्री निकल आएगी। यानी कुल बिक्री कितनी हुई थी, कितनी रुपए की करी थी उसने, तो उसने 36,000 रुपये की कुल बिक्री की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंदशहर जिले की जनसंख्या 2017 में 28% बढ़ी और 2018 में 37.5% की वृद्धि हुई और 2019 में जो है 18.4% की कमी हुई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2017 से 19 के दौरान जो है प्रतिशत वृद्धि की औसत दर पूछी है दोस्तों, कितनी दर से वृद्धि हुई, बार से औसत दर पूछी है दोस्तों। तो निकाल लेंगे दोस्तों, 2017 में कितनी वृद्धि हुई, 28% की, यानी 2017 में 28%, यानी इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 25 50, यानी 7/25 की वृद्धि होगी। 2018 में कितनी वृद्धि होगी, 37%, यानी 3/8 फ्रैक्शन में इतनी वृद्धि होगी। और 2019 में 18.3/4 की कमी हो जाएगी, यानी 75/4%, यानी 100 से गुणा कर देंगे कि कमी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी कमी हो जाएगी, 3/16 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले साल जो है अगर 25 थी तो कितनी हो गई बाद में, 32, 7 की वृद्धि के बाद। और दूसरे साल अगर 8 थी तो बाद में 3 की वृद्धि के बाद 11 हो गई। और तीसरे साल अगर 16 थी तो 3 की कमी के बाद कितनी हो गई, 13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 से 2 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, यानी 100 से 25 चौका 100, और जो है 11 का 13 में गुणा करेंगे, 3 4 और 1 143, यानी 3 साल के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, 43 की। कितने पर, 100 पर। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 43 ही निकलेगा। अब ये इकट्ठी दी गई है 3 साल की वृद्धि। ठीक है, 3 साल के अंदर 43% की वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ पर पूछा है औसत वृद्धि पूछी है, मतलब 3 साल की औसत वृद्धि है। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 14×3 = 42, 1/3 यानी 33, 14.33% अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 27.7/9 बचाता है, यदि उसकी आय में 6 से 7 के अनुपात में बढ़ जाती है, और फिर किस अनुपात में उसकी बचत में बदलाव होगा अगर उसका खर्च भी 20% बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम उसकी आय, बचत और व्यय का अनुपात निकाल लेंगे। तो वह कितनी बचत कर रहा है, 27.7/9, यानी 27.7/9 की वह बचत करता है। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24,
प्लस 7/9 यानी 250/9 प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और इसे काटेंगे 5 और 2 बार चला जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं हम 5/18। यानी अगर उसकी आय अगर 18 थी, अगर 18 है तो उसकी व्यय कितना है, उसका बचत कितनी है, 5 है, और व्यय कितना है, 18 में से 5 घटा देंगे, 13 उसका व्यय है। अनुपात में है दोस्तों ये। अगर वह उसकी आय अगर 18 है तो बचत 5 है और व्यय कितना है, 13 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी जो आय में 6 से 7 के अनुपात में वृद्धि होती है, मतलब 1/6 की वृद्धि होती है, ठीक है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसमें अगर हम 1/6 की वृद्धि करेंगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम 13 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 13 दूनी 26, 2.6 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब आय में 3% की वृद्धि हुई है और व्यय में 2.4 की वृद्धि हुई है। बराबर वृद्धि होनी चाहिए ना दोनों तरफ, तो कितनी कम की वृद्धि हुई है, 0.4 की कम वृद्धि हुई है, क्योंकि अगर हम 2.6 में 0.4 जोड़ देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी बचत में 0.4 की वृद्धि हुई है। तो बस बचत वृद्धि को हमें पूछना है, कितने का बचत में बदलाव हुआ है, सिंपल है, निकाल लेंगे हम। यानी 0.4 की वृद्धि हुई है बचत में, कितने से, 5 से, तो हम इसे प्रतिशत में बदल लेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो 1.10 बढ़ जाएगा, यानी 5×8 = 40। 8%, नहीं सर प्रतिशत नहीं निकालना है दोस्तों, यहाँ पूछा है, हाँ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं अब वहाँ, लेकिन अनुपात में पूछा गया, यानी फ्रैक्शन में पूछा गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% का फ्रैक्शन, 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर पहली वस्तु 2, यानी 25 में 2 की वृद्धि हुई, अगर पहली वस्तु 25 की थी तो अब कितने की है, 27 की, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन में जो है 7% की वृद्धि होती है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटाया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। यानी जब हम बी को ए के ऊपर रखते हैं तो वजन में कितने की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। यानी 60% यानी 3/5, यानी 5 से कोई वस्तु जो है 8 हो जाती है, यानी कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। और अगर हम इसे उठा लेंगे, उसको उसके ऊपर से उठा लेंगे तो कितनी कमी हो जाएगी, 3 की कमी हो जाएगी, लेकिन कितने से होगी, 8 से होगी। अभी 5 से 3 की वृद्धि हो गई थी तो 8 हो गई थी, अब 8 से 3 की कमी होगी, ठीक है, यानी 3 की कमी होगी कितने पर, 8 पर। तो इसे प्रतिशत में बदल लेंगे, यानी 37.5% की जो है कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। हमें कमी या वृद्धि होगी जो उसे निकालना है। तो किसी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। अब रेडियस में क्या हुआ है, 10% की जो है कमी हुई है, और हाइट में जो है 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और इसे हम सक्सेस से यानी नेट चेंज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा 2 बार 10% की कमी करेंगे तो 19% निकलेगा। अब आप कर लेना, 19% ही निकलेगा। और इसके बाद हम दोबारा 19% की कमी और 20% की वृद्धि को सक्सेसिव वाले फार्मूले में रख दे देंगे। वही फार्मूला सक्सेसिव वाला, वो नेट चेंज वाला, वो a+b + ab/100 वाले में, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे तो वृद्धि हुई है कितनी, 20% की, ये प्लस में है, वो कमी हुई है 19% की। अब इसे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 19/100। तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा और यहाँ माइनस के 19 दूनी 38 यानी 3.8। तो इसे कर सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2.8%, यानी माइनस में है इसलिए कमी हुई है, यानी 2.8% की आयतन में कमी होगी, यानी अपना आंसर होगा डी, यानी 2.8% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया
परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देने होंगे। ठीक है, यानी जो पहले 80 प्रश्न थे उनमें से 70 सही कर दिए। अब पूछ रहे कि अगर कुल में से 60% अंक प्राप्त करना है तो जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनमें कितने प्रतिशत क्वेश्चन जो है सही करने होंगे। तो हम निकाल लेते हैं। तो उसने जो है कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न थे 140। उसमें से पहली बार उसने 80 प्रश्न करे, ठीक है, और दूसरी बार शेष कितने बचे, 60 प्रश्न। अब उसने जो है 80 प्रश्न जो करे थे पहली बार में, उसमें से 70% सही करे थे, ठीक है, और उसे 60% अंक प्राप्त करने थे, यानी 60% अंक प्राप्त करने थे। तो 140 का 60% कितना होगा, 84, यानी उसे 84 अंक प्राप्त करने थे टोटल। ठीक है, पहली बार उसने 70% अंक सही करे तो कितने अंक प्राप्त हुए उसको, 56 अंक प्राप्त हुए। तो अब शेष कितने प्राप्त करने हैं उसे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी उसे अब 56, 60, 24 और 4 28 अंक जो है उसे अभी भी सही करके प्राप्त करने हैं, 28 अंक। ठीक है, तो 28 अंक कितने में से, 60 क्वेश्चन में से 28 सही करने हैं। तो प्रतिशत हम निकाल सकते हैं अब आसानी से। तो प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे सही की, कितने सही करने होंगे, तो 28/60, इसे सॉल्व कर लेंगे, गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 7 से काटेंगे, 4 से 4 7 28, 4 15 आ जाएगा। ऐसे काटेंगे, 5 3 15, 5 20 100, यानी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 140/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 30 चौका 12, 3 6 18, और फिर 2 बचेगा 3, यानी अपना आंसर हो जाएगा 46 सही। 2/3 प्रश्नों से सही करने होंगे, तब उसके जो है कुल अंक जो है 60% प्राप्त होंगे उसे। ठीक है, तो अपना सी आंसर सही होगा।